Dear Modern Stars, today we will write rest question and answer of chapter 1 in civics. So student, take your history civics book and open chapter 1 in history, page number 1, and take your copy also and start writing question number 4th A. Cause students, you have written already question number 1, 2, 3 while last video, so today you will write question number 4, 5 and 6. Okay, so student, 4th A, you will write with reference to the Constitution of India, answer the following questions. First question, what do you, it means firstly you will write with reference to the Constitution of India, it means भारत के संविधान के अनुसार जो है उसके रेफरेंस में आंसर द फॉलोइंग कुछ क्वेश्चंस जो है वो नीचे दिए गए हैं, आपको उनके आंसर लिखने हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट 4th A, व्हाट डू यू मीन बाय द सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Yes, open page number 3 and start writing about this question. Good. The Indian Constitution recognizes only a single citizenship. The Indian Constitution recognizes only a single citizenship, full stop. Single citizenship means that a person born anywhere in India can only a citizen of India, and that she does not have a separate citizenship of the state to which she belongs. फुल स्टॉप. ओके, इट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को सिंगल सिटीजनशिप के रूप में जाना जाता है, एकल नागरिकता के रूप में पहचाना जाता है. सिंगल सिटीजनशिप मीन्स दैट अ पर्सन बॉर्न एनीवेयर इन इंडिया. इट मीन्स भारत के किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का भारत के किसी भी कोने में कहीं पर भी जन्म हुआ है बट वो भारतीय ही होगा. ओके, वो इंडियन ही होगा. सिटीजनशिप एक सिंगल ही सिटीजनशिप रहेगी. ही शी डज़ नॉट हैव अ सेपरेट सिटीजनशिप, उसकी अलग नहीं कि यूपी के कैंडिडेट, यूपी के पर्सन की अलग सिटीजनशिप हो भारत में और बिहार की अलग हो. जो भी स्टेट्स हैं अलग अलग, किसी की नहीं, सबकी एक ही. इट मीन्स स्टेट्स अलग हैं बट वो हैं सब क्या हैं, भारतीय हैं. वी आर इंडियन, दे आर इंडियन. ओके, सब भारतीय हैं. सो इट मीन्स सब भारतीय हैं. इसका मीन्स हो गया है कि सिटीजनशिप क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 4th B. राइट 4th B. What are the main features of the Citizenship Amendment Act of 2003. इट मीन्स जो सिटीजनशिप का अमेंडमेंट जो एक्ट था 2003, उसके मेन फीचर्स क्या हैं उसके बारे में लिखना. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2003. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. The 2003 amendment mandated the central government to create and maintain a national register of citizens and to issue national identity cards to all the registered citizens. It means 2003 amendment में संशोधन हुआ था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेटेड कर दिया, अनिवार्य कर दिया है कि किस लिए कि टू क्रिएट एंड मेंटेन नेशनल रजिस्टर में सिटीजन का जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए. ओके, और उनको इशू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उनको इशू कराया जाना चाहिए टू ऑल द रजिस्टर्ड सिटीजन, जिसने भी अपने जो है अपनी प्रोफाइल को, अपने डिटेल्स को रजिस्टर्ड करवाया है. फुल स्टॉप. द सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपल्सरली
register every citizen of इंडिया. इट मीन्स इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है सबके लिए कंपलसरी कर दिया है कि अपनी सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन हर भारतीय के लिए ज़रूरी है. सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, अगर भारतीय हैं तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है. एंड इशू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और आपको जो है एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है इशू कराया जाएगा. ओके, टू हिम. तो दिस इज आंसर नंबर 4th B. And next question of this chapter, 5th A. Explain the term universal adult franchise. Explain the term universal adult franchise. It means universal adult franchise से आप क्या समझते हैं? universal adult franchise क्या है? Okay, so right answer of this question, open page number 4. This. The Constitution established a system of universal adult franchise. Full stop. Every citizen, every Indian citizen who has completed the age of 18 years has the right to vote and participate in choosing the government at different levels. Example, central, the state and the local levels, irrespective of his, her religion, race, caste or sex. Full stop. People thus exercise their right to vote to elect representatives to the legislature. Okay, full stop. Next question number 5th B. What is the minimum age of voting? It means minimum age, सबसे कम से कम कितनी एज होनी चाहिए वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, वोट देने के लिए? सो 18 ओल्ड ईयर्स, कम से कम 18 साल का होना चाहिए. ओके, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया? 18 ओल्ड ईयर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th C. विच ओल्ड ब्रिटिश सिस्टम डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश? इट मीन्स कौन सा वो ओल्ड ब्रिटिश सिस्टम था जिसको भारत के संविधान ने एबोलिश कर दिया, स्टॉप कर दिया, उसको बैन कर दिया? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पेज नंबर 4, हेडिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लाइन नंबर 3. द ओल्ड ब्रिटिश सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट वॉज एबोलिस्ड. कम्युनल इलेक्शन होता था, कम्युनल इलेक्टोरेट वॉज एबोलिस्ड एंड अ जॉइंट इलेक्टोरेट वॉज एस्टेब्लिश्ड. फुल स्टॉप. दिस इज आंसर नंबर 5th C. Next question, it means question number 6. How does the Constitution of India endeavor to achieve a welfare state in India? ओके, इट मीन्स हाउ डज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं भारत का नागरिक जो है वो भारत में वेलफेयर, इट मीन्स लोगों के कल्याण करने में जो है वो सपोर्ट करता है. ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, पेज नंबर 5th. Directive principles are entirely Indian and Gandhian in nature, such as
setting up of village panchayat, setting up of village panchayat, and cottage industries, comma, prohibition and protection against cow slaughter. Okay. Directive principles, though non-justiciable and non-enforceable by any court, are considered as fundamental to governance and obligate the state to take positive action to promote the welfare of the nation. Full stop. These principles reflect a unique mixture of humanitarian, socialist, Gandhian ideals and democratic socialism. Full stop. The makers of Indian Constitution could envisage that in a country like India, political democracy would be meaningless without achieving a socially just society and economy. After independence, several laws were enacted to fulfill socialistic goals of the constitution contained in the directive principles. Full stop. Since then, constant efforts have been made to improve the position of backward and economically weaker section of society. Full stop. Okay. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्यों इनको वेलफेयर स्टेट यानी कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट के बारे में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंडेवर टू अचीव अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, इन भारत को मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की चीज़ों को ऐड किया गया है जिससे पूरा देश, पूरे भारत का जो है वेलफेयर, उनका डेवलपमेंट, उनका कल्याण हो पाए, उनका विकास हो पाए. ओके. So students, you have written question number 6. Okay. So students, your chapter 1, all questions and answer of chapter 1 have been completed. So it's enough for today class, and have a nice day and take care yourself.